Hello students, how you all? I hope you all are terrific. This is इमरान खान. आज की वीडियो में हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक, ओके. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करे तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस केमिकल को क्लोज सिस्टम में होना चाहिए. बिकॉज अगर वो क्लोज सिस्टम में नहीं होगा, ओपन सिस्टम में होगा, तो अगर रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे इस केस में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो जब ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट लिबरेट कर जाएगा, एवापोरेट वहाँ से उस ओपन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा. तो ऐसे तो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट लिबरेट होते रहेगा तो रिएक्टेंट भी कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी उड़ते रहेगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा. इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन दोबारा से रिवर्स हो. उसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी सिस्टम में जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्लोज सिस्टम हो, ओपन सिस्टम नहीं हो फर्स्ट. ठीक, अगर ओपन सिस्टम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कोई और रिएक्शन लिखता हूँ I2 प्लस H2 प्लस I2, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का जब भी रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयोडाइड. ये भी गैस ही है. फर्स्ट अगर ये ओपन सिस्टम होगा तो यहाँ से तो फर्स्ट हाइड्रोजन और आयोडीन भी लिबरेट कर सकते हैं बिकॉज ये भी गैसेस हैं, और प्रोडक्ट भी लिबरेट कर सकता है बिकॉज ये भी क्या है? गैस है. तो ओपन सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकती है. इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है. ठीक, सेकेंड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट. जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम कांस्टेंट रहेगी. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे रिएक्शन शुरू होता है, इस वक्त इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट बना नहीं होगा, जीरो होगा. आहिस्ता आहिस्ता विद स्पेसिफिक टाइम प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट अगेन से टूट करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा. फिर एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी. सही, ऐसे कोई कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी जहां पे ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. ऐसे स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी ही स्पीड से रिवर्स रिएक्शन होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये लेफ्ट टू राइट और वो राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं. इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हो कंसंट्रेशन को बढ़ा करके, टेम्परेचर को बढ़ा या कम करके और प्रेशर के साथ छेड़ करके. ठीक, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये कंसंट्रेशन को अगर मैं छेड़ता हूँ, इनकी ये इक्विलिब्रियम स्टेट, अब मैं क्या करता हूँ और सिस्टम के अंदर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी कर देता हूँ, तो क्या होगा? कुछ इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इनका इक्विलिब्रियम भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगा जितना मैं रिएक्टेंट कम या ज़्यादा करूँगा. ठीक, ऐसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो तब भी इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, प्रेशर बढ़ाने से भी इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम स्टेट. सो अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करते हैं. सो लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब डिस्कस करते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ये एक लॉ है, ये कहता है कि रिएक्शन का रेट किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिख देता हूँ, ए बी रिएक्शन करके सी डी बना रहे, कुछ केमिकल्स रिएक्शन करके सी डी बना रहे, इनकी कंसंट्रेशन, इनके नंबर ऑफ मॉल्स को मैं ऐसे अल्फाबेट से दिखा रहा हूँ, सी के नंबर ऑफ मोल को सी, डी की अमाउंट को डी से. ठीक, सो रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर डिपेंड करता है द कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस, क्या? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है एक्टिव मास के ऊपर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के. जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूँ इस वक्त यहाँ पर, तो रिएक्टेंट का जितना मास रिएक्टेंट्स का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, रिएक्शन कर रहे हैं, उनको कहते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के रेट से। जितना ज्यादा एक्टिव मास पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक, नाउ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की? सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को मैंने बता दिया, यहाँ पे कोई भी केमिकल यहाँ ए की जगह में हो सकता है, बी की जगह में हो सकता है, और उसकी क्वांटिटी कितना मोल पर डीएम क्यूब है वो मैंने ए और बी से दिखा दिया, स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखा दिया। ठीक, नाउ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ए बी रिएक्शन करके आगे की तरफ जा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर और स्मॉल एफ से। इसका मतलब आर मीन रेट, एफ मीन फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा? जब इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार जब ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस ऑफ ए और बी। अब ए और बी के एक्टिव मास को कैसे दिखाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। ए बी के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के, सही, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ये। और इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, वो इनकी पावर बन जाएगी ए और बी। सो ये एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मासेस ए और बी के। ठीक, ऐसे ही अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया जाए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, कांस्टेंट के आ गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही तो के साथ भी एफ लग जाएगा, बाकी ये वैल्यूज अपनी जगह एज इट इज रहेंगी। ठीक, सो ये एक्सप्रेशन बन गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ऐसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा? आर फॉर रेट और रिवर्स स्मॉल आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ही रिएक्शन का स्पीड वापस के लिए, रिवर्स के लिए ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सी और डी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन बता रहे हैं, और स्मॉल सी कंसंट्रेशन का मिकदार है, और स्मॉल डी भी, तो ये पावर बन जाएंगे सी और डी। ठीक, आपके कोएफिशिएंट्स हमेशा पावर बन जाते हैं, और जो केमिकल से वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कोई बीच में साइन नहीं आएगा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो इक्वल टू और कांस्टेंट के लगता है, और रिवर्स रिएक्शन है तो के आर लगा देंगे, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, सी अपनी जगह में कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, डी अपनी जगह में कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट कांस्टेंट, और पावर डी कांस्टेंट। सो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। ठीक, नाउ एक स्टेट आता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, उस स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, सो एक स्टेट आती है हमारे पास जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन? ये है, क्या है? के एफ आर एफ की जगह आर एफ की इक्वेशन, के एफ ए की पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर बी स्मॉल बी इक्वल टू का साइन, आर एफ की मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी क्योंकि आर एफ इसके बराबर था, इक्वल टू का साइन ऐसे ही आ जाएगा। आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन ये है, तो इसके अपॉन में नीचे में ये वाली वैल्यू लिखूंगा के आर वाली, के आर कंसंट्रेशन सी पावर स्मॉल सी स्क्वायर ब्रैकेट डी पावर स्मॉल डी। ठीक, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है, तो हमने इनकी इक्वेशंस लिख दी यहाँ पे। नाउ कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर ले और कंसंट्रेशंस को केमिकल्स के उनको अलग कर दें। के आर यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो मैथ का रूल है, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी और हम इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो के एफ के यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ आ गई तो डिवाइड में आ जाएगा के आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू थी? यहाँ पे पहले से वैल्यू है सी की पावर सी अंडर रूट डी की पावर स्मॉल डी, यहाँ पे है ए और बी, ये के एफ के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू की उस तरफ जाएंगे तो सी डी के डिवाइड में आ जाएंगे, ये मैथ का रूल है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, ए बी की पावर बी। ठीक, ओके, के एफ और के आर लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है इनका रेशो
कांस्टेंट होता है और वो इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी से डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हमेशा बराबर होता है, वी नो हमें पता है के सी बराबर है के एफ अपॉन के आर के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है के सी। तो इसकी इन दोनों की जगह में मैं एक ही चीज लिख सकता हूँ, वो क्या है के सी लिख दिया इन दोनों के प्लेस में, क्योंकि ये दोनों के सी के बराबर है, बाकी ये वैल्यू अपनी जगह में रहेगी, सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। ठीक, सो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक, सो ये इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर क्योंकि प्रोडक्ट है तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स, और नीचे क्योंकि रिएक्टेंट्स है तो मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट्स, सही, के सी। सो एक्सप्रेशन हमने बना ली, अब हम एक रियल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, उसके लिए हमें केसी की इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पहले प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, सही, केमिकल्स को और उनकी कंसंट्रेशन को, कोएफिशिएंट को, उनके कोएफिशिएंट को पावर बना लेते हैं। ऐसे ही फिर नीचे अपॉन में रिएक्टेंट लिखते हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो भी होगी उसको पावर बना लेते हैं। अब हम किसी रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसके लिए हमने के सी की एक्सप्रेशन बनानी है, के सी। सो वी नो दैट, हमें पता है के सी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स के। ठीक है, सो के सी अपनी जगह में रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट क्या है इस इक्वेशन में, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये इस तरफ आपके राइट हैंड साइड की तरफ वाला प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट है। सो ऊपर प्रोडक्ट लिखना है, पहले प्रोडक्ट लिख लेंगे SO3। प्रोडक्ट को किस में लिखना होता था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है केसी में, ये कंसंट्रेशन बता रहा होता है। ठीक, नाउ ये जो कोएफिशिएंट जो साइड में जो नंबर है इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, ये पावर बन जाता है, तो ये 2 ऊपर पावर बन गया। ठीक, सब्सटेंस आ गया हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट था नंबर ऑफ मोल्स वो पावर बन जाएगी। डिवाइड में लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, पहले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इसके जो कोएफिशिएंट 2 है ये पावर बन जाएगी, सही। दूसरा हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन गैस है O2, इसके साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बीच में कोई साइन नहीं लगाना है, और इसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को लिखते नहीं है हम। ठीक, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। नाउ हम किसी और रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो लेट्स सी। सो रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट केसी की वैल्यू। सो इस इक्वेशन के लिए हम केसी एक्सप्रेशन बनाएंगे। पहले लिखा हुआ प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये जो बन रहा है ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हमने लिख लिया, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है केसी एक्सप्रेशन में, और जो कोएफिशिएंट होती है वो पावर बन जाती है। ऐसे सल्फर ट्राइऑक्साइड के कंसंट्रेशन बन जाएंगे और इसके साथ जो कोएफिशिएंट होती है वो पावर बन जाती है। अपॉन में रिएक्टेंट्स लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट और पावर कोएफिशिएंट क्या है 2, तो वो पावर बन जाएगी, सही। NO2 पावर क्या है 2, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह 3 हो गया तो हम 3 लिख लेंगे, 4 हो गया तो 4 लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, कुछ भी यहाँ पे जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो हम पावर बना लेंगे। सो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन लिखना। बहुत आसान से क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि कोई भी वो आपको इक्वेशन दे दो और बोलेंगे केसी की एक्सप्रेशन बनाओ, तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से पहले प्रोडक्ट्स को लिख लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट में कोएफिशिएंट पावर बन जाएंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो। फिर अपॉन में रिएक्टेंट को लिखना है। सो आई होप this lecture is clear to all of you. Thank you so much. Take care. Bye bye.